हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। इन सभी प्रावधानों को लेकर हम बात करेंगे। यदि आप लोगों में से कोई भी यदि हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर हमने इस एक्ट का भी विश्लेषण किया है। तो वहां पे जाके आप हमारी वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं। वो वेबसाइट है kalyan-institute.in नाम से। तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं kalyan-institute.in। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस टॉपिक की, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। जो ये मजदूरी भुगतान अधिनियम है, इस अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मजदूरियों में जो मनमाने तरीके से जो कटौतियाँ होती थी, श्रमिकों का जो शोषण होता था और जो देरी से जो भुगतान होता था, उन सब को रोकने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। जो मजदूरियों में जो मनमाने तरीके से जो कटौतियाँ होती थी और जो श्रमिकों का शोषण होता था, उसको लेकर एक समिति का गठन हुआ था 1925 में। श्रमिकों के लिए मजदूरी की मात्रा के साथ साथ उनका भुगतान समय पर हो और भुगतान का तरीका और मनमाने कटौतियों से संरक्षण के लिए इस समिति का गठन हुआ। कब हुआ? यह हुआ 1925 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1928 में, और 1928 में जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसी दौरान एक आयोग का गठन हुआ, श्रम आयोग का गठन हुआ। और जब इसने इस समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही जब श्रम आयोग का गठन हुआ तो इस रिपोर्ट को पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया आयोग के पास, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1936 में मजदूरी भुगतान अधिनियम बना। तो यानी कि यहाँ पे स्पष्ट है कि जो मजदूरी भुगतान अधिनियम है, ये अधिनियम श्रम आयोग की अनुशंसा पर बना और जिसने अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रस्तुत की, और जिसके बाद 1936 में मजदूरी भुगतान अधिनियम बना। और इस मजदूरी भुगतान अधिनियम का उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य था कि विशिष्ट उद्योगों में जो नियुक्त जो कामगार है, जो कर्मचारी है, उनके पारिश्रमिकों का भुगतान एक तरह से विनियमित हो सके, और जो उसमें गैर कानूनी जो कटौतियाँ होती थी उसको रोकना है, और जो देरी से भुगतान होता था, अनुचित जो विलंब होता था, उसको रोकना था। और इस तरह से इन सभी सुधार करना, उसको लेकर कानून बनाया गया। एक तरह से जो नियमित तरीके से भुगतान हो सके और जो अनाधिकृत जो कटौतियाँ होती थी, अनर्गल जो कटौतियाँ होती थी, उसको रोकना था। तो इस तरह से इस एक्ट का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था कि एक तरह से जो श्रमिकों का जो शोषण होता था और जो अनुचित जो कटौतियाँ होती थी, इन सब को रोकना था। जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम जो 24,000 से जो कम जो पारिश्रमिकी वाले जो मजदूर है, उन पे ये लागू होगा। जिनकी सैलरी 24,000 से अधिक होगी, वहाँ उन पर ये लागू नहीं होगा। उन्हीं श्रमिकों पर ये लागू होगा, उन्हीं कर्मचारी पर लागू होगा जिनकी 24,000 से कम है। जिनकी 24,000 से ज़्यादा होगी, उन पर ये लागू नहीं होता है। जो ये मजदूरी भुगतान अधिनियम है, ये 23 अप्रैल 1936 को ये नियमित लागू हुआ। और इस अधिनियम का प्रावधान है, जो ये प्रावधान है, ये सेक्शन 1 से सेक्शन 26 तक है। इसमें इस अधिनियम प्रावधान है, ये 26 सेक्शन में दिए गए हैं, जो जिसको हम एक एक करके अलग अलग इन सभी प्रावधानों को जानने का प्रयास करेंगे। सेक्शन 1 क्या कहता है? ये कहता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ लागू होना। यानी कि इसको देख लेते हैं।
यह अधिनियम मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के नाम से ये जाना जाता है, ये इसका नाम है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। हालांकि समय समय पर इस एक्ट के अंतर्गत समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। उन संशोधनों में से एक संशोधन हुआ 1970 में और इस संशोधन के आधार पर 1 सितंबर 1971 को ये अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। जो ये अधिनियम है, ये अधिनियम रेलवे, कारखानों और उद्योगों पर लागू है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अन्य क्षेत्रों पर भी लागू कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन क्षेत्रों को 3 माह पूर्व उनको सूचना देनी होगी। उसके बाद पूर्ण या आंशिक रूप से इस एक्ट को लागू किया जा सकता है। यह अधिकार किसको है? यह है केंद्र और राज्य सरकार को। सेक्शन 2 है परिभाषा। इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध ना हो और मजदूरी से तात्पर्य उस पारिश्रमिकी से है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता हो, यानी कि जिसे नियोजक की शर्तों को पूरा करने पर जो नियोजित व्यक्ति है, नियोजित व्यक्ति को देय होता है, वो किसमें होगा? मुद्रा के रूप में होगा। जिसे मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है उसे ही हम पारिश्रमिकी कहते हैं। और सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि मजदूरियों में क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या शामिल नहीं होगा, ये भी स्पष्ट कहा गया है सेक्शन 2 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मजदूरी में क्या शामिल है। मजदूरी में शामिल होगा किसी अधिनिर्णय, जो निर्णय दिया होगा, और समझौता और न्यायालय का जो आदेश होगा, वो सभी देय पारिश्रमिकी मजदूरी में शामिल होगा। और अतिकाल यानी कि ओवरटाइम और छुट्टी के दिनों में अगर काम करते हो तो वो पारिश्रमिकी आप मजदूरी में से शामिल करते हो। और नियोजन के अंतर्गत शासन के अधीन देय पारिश्रमिकी वो भी शामिल होगा। और सेवा समाप्ति पर कटौतियों के साथ देय अदायगी होगी, वो भी इसमें शामिल की जाएगी। और मजदूरियों में शामिल क्या नहीं होगा? वो नहीं होगा बोनस शामिल नहीं किया जाएगा। और आवास, प्रकाश, जल आदि का जो मूल्य होगा वो भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और ये यात्रा का भत्ता होगा वो भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और पेंशन, भविष्य निधि, अंशदान वो भी शामिल नहीं किया जाएगा। और उपदान भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से सेक्शन 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्या क्या मजदूरी के अंतर्गत शामिल होगा, क्या क्या मजदूरी के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। सेक्शन 3 में क्या कहा गया? सेक्शन 3 में कहा गया है कि मजदूरी भुगतान का जो दायित्व है वो किसको होगा? वो होगा नियोजक को होगा, या फिर प्रबंधक के रूप में जो नामित होगा उसे होगा, और जिसे नियंत्रण के लिए नामित किया हो उसे होगा, और रेलवे प्रशासन में नामित व्यक्ति। इनको मजदूरी भुगतान का जिम्मेदारी होगी, इनको ये दायित्व होगा, ये भुगतान करेंगे मजदूरों को पारिश्रमिकी का। सेक्शन 4 में क्या कहा गया है? सेक्शन 4 में ये कहा गया है कि जो मजदूरी है, मजदूरी की काला अवधि क्या होगी। काला अवधि इसमें निश्चित की गई है। इसमें काला अवधि यानी कि जब कोई मजदूर काम करता है, कोई भी काम करेगा, तो उसकी जो पारिश्रमिकी है, उसकी जो मजदूरी है, तो कितने दिनों बाद दी जाएगी, इसके बारे में कहा गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी मजदूरी कालावधि 1 माह से अधिक नहीं होगी। यानी कि वो दैनिक हो सकती है, वो साप्ताहिक हो सकती है, वो मासिक हो सकती है, लेकिन 1 माह से अधिक नहीं होगी। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कालावधि क्या होगी। सेक्शन 5 में कहा गया है कि मजदूरी के भुगतान का समय,
इसमें समय के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि जो आपके जो मजदूरी है उसके भुगतान का क्या समय होगा। यदि किसी संस्थान में 1000 से कम कर्मचारी होते हैं, यदि 1000 से कम कर्मचारी हैं तो उन्हें कालावधि समाप्ति के 7 दिनों के भीतर करना होगा। यानी कि जो आपकी कालावधि है वो उसके अगले दिन से आपको 7 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करना होगा। जब आपके संस्थान में 1000 से कम कर्मचारी है, यदि 1000 से अधिक हो तो उस दौरान में कालावधि समाप्ति के 10 दिनों के भीतर आपको मजदूरी का भुगतान करना होगा। और यदि किसी का नियोजन समाप्त होता है तो उसके नियोजन समाप्त होने से 7 दिनों के भीतर आपको भुगतान करना होगा। और नियोजन समाप्ति को छोड़कर भुगतान कार्य दिवस पर होगा। तो इस तरह से सेक्शन 5 के अंतर्गत ये सभी प्रावधान का इसमें विवरण किया गया है कि इसमें भुगतान का समय क्या होगा, मजदूरी भुगतान का क्या समय होगा। सेक्शन 6 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि वैध मुद्रा में मजदूरी का भुगतान होगा। यानी कि आपको वैध मुद्रा में ही, जो सरकार के द्वारा जिन मुद्रा का वैधता प्राप्त है उन्हीं मुद्रा में आपको मजदूरी का भुगतान करना होगा। इसमें कहा गया कि मजदूरी का भुगतान चालू सिक्के और जो चालू करेंसी या नोट या दोनों में आप मजदूरी का भुगतान कर सकते हो। यदि नियोजक चाहे है वह मजदूरी का भुगतान चेक या सीधे बैंक खाते में जमा कर सकता है। सेक्शन 7 में कहा गया है कि कटौतियां जो मजदूरी में से की जा सकती है। इसमें कटौती जो की जा सकती है, जो वैध होगी, उसके बारे में बताया गया है। कुछ अधिकृत कटौतियां को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। यानी कि कुछ जो अधिकृत कटौती होगी वो की जा सकती है, लेकिन अन्य किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। इसमें स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई कर्मचारी, यदि कोई मजदूर निम्न पद पर जाता है और उसकी मजदूरी में कमी आती है तो वह कटौती नहीं मानी जाएगी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहले काम कर रहा है और वह निम्न पद पर काम करता है और ये जायज़ सी बात है उसकी मजदूरी में कमी आएगी, तो ये कटौती नहीं मानी जाएगी। अगला है, निलंबन के दौरान जो कटौती होगी वो वैध होगी। यानी कि यदि आप निलंबित होते हैं तो उस दौरान जो कटौती होगी आपकी मजदूरी में वो होगी, वो वैध मानी जाएगी। स्पष्टीकरण क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इन आधारों पर मजदूरी में कटौती की जा सकती है। यानी कि इन आधारों पर मजदूरी में कटौती हो सकती है। एक तो है जुर्माना, यानी कि जुर्माना, यदि आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है तो ये कटौती की जा सकती है, ये वैध होगी। और अनुपस्थिति के लिए कटौती, यदि आप काम से अनुपस्थित होते हैं तो आपकी सैलरी में से कटौती की जा सकती है। और नुकसान हानि के लिए कटौती, यदि आपके द्वारा संस्थान को कुछ हानि या नुकसान होता है तो वो सैलरी में से कटौती की जा सकती है। और गृहवास या गृह सुविधा के लिए जो कटौती की जाएगी, यानी कि जो आपके लिए संस्थान के द्वारा जो गृह सुविधाएं प्रदान की जाती है उसकी आपको सैलरी में से कटौती की जा सकती है। कर्मचारियों को दिया जाने वाला एडवांस में जो भुगतान होगा, यानी कि जो कर्मचारियों को संस्थान के द्वारा एडवांस में जो भुगतान दिया जाएगा उसकी कटौती भी की जा सकती है आपके सैलरी में से, वो भी वैध है। उधार या उसके ब्याज कटौती होगी वो वैध होगी। यानी कि जो आपको संस्थान की तरफ से उधार दिया गया है उसकी कटौती भी हो सकती है और उस पर जो ब्याज की कटौती की जाएगी वो भी की जा सकती है। और इसी के साथ साथ इनकम टैक्स, आयकर भी आपकी सैलरी में से ये कट हो सकता है, ये भी आप वैध होगा। और न्यायालय के आदेश के अनुसार जो कटौती होगी वो भी वैध होगी। और मजदूरों की सहमति से, यदि मजदूरों की सहमति होती है, वो जीवन बीमा है और सहकारी सोसाइटी है और श्रम संघ के लिए जो क्या कहते हैं कटौती होगी वो की जा सकती है। स्पष्टीकरण 3 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि कटौती अधिकतम कितनी होगी, यानी कि कोई लिमिट तो होनी चाहिए कटौती की भी। ऐसा नहीं है
किसी कर्मचारी की 10,000 रुपये सैलरी है, वो क्या कहते हैं 10 के 10,000 रुपये आप क्या कहते हैं उसके काट रहे हो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने भी सर्वाइव करना होगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि कटौती की जो अधिकतम राशि है वो कितनी हो सकती है। इसमें कहा गया है कि स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों के जो अंशदान होगा वो कहते हैं मजदूरी का अधिकतम 75%, 75% हो सकता है। 75% से अधिक नहीं होगा। वो किसके लिए? सहकारी समिति के लिए अंशदान। और अगला है अन्य स्थितियों में, अन्य स्थितियों में 50% ही होगा, 50% नहीं हो, अधिक नहीं होगा। तो इस तरह से ये अधिकतम राशि का इस तरह से कटौती की जा सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। सेक्शन 8, सेक्शन 8 में बताया गया जुर्माने का प्रावधान, किस तरह से जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें जो जुर्माना लगाने का, जब आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, ये जुर्माना नियोजक को कारण बताओ नोटिस देना होगा, तभी आप जुर्माना लगा सकते हो। नियोजक को कारण बताओ नोटिस देना होगा, उससे स्पष्टीकरण लेना होगा, तब तक आप उस पर जुर्माना नहीं लगा सकते हो। और यह जुर्माना उस कालावधि के दौरान जो मजदूरी होगी उस व्यक्ति की, उसके उस मजदूरी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 3% अधिक नहीं होगा। जो आप जुर्माना लगाते हो, ये जुर्माना 3% से अधिक नहीं होगा उसकी सैलरी के उस कालावधि के दौरान। और ये जो जुर्माना है ये 15 वर्ष से कम उम्र पर नहीं लगाया जाएगा, ये भी स्पष्ट कहा गया है। और जुर्माना जब लगाया जाएगा उसके 90 दिनों के भीतर उसको वसूलना होगा, उसके बाद आप नहीं वसूल सकते हैं। 90 दिनों के भीतर आपको वसूलना होगा, उसके बाद आप नहीं वसूल सकते हैं। सभी जुर्माने जो वसूले जाएंगे उसको आपको प्रॉपर एक रजिस्टर में उसमें अंकित करना होगा, उसका ब्यौरा रखना होगा, जो भी आप जुर्माने वसूलते हो। और जो जुर्माने आप वसूलते हैं, जो जुर्माने में जो राशि आप वसूलते हैं, उसको आप केवल उस प्रतिष्ठान में जो नियोजित जो व्यक्ति होंगे उनके लाभ पर आपको खर्च करना होगा, आप अन्य चीज पर खर्च नहीं कर सकते हो। सेक्शन 9 में कहा गया है कि कर्तव्यों से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां, यानी कि जब आप अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित होते हो उसके लिए आपको जो कटौतियां हैं उसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। यदि कोई कर्मचारी नियोजन की शर्तों का उल्लंघन करता है और अपने काम से अनुपस्थित होता है, उसके लिए कटौती की जा सकती है, वो वैध होगी। और जो ये कटौती की जाएगी ये जो वास्तविक अनुपस्थिति है उससे अधिक नहीं होगी। वो किस तरह से? यदि आप 2 दिन अनुपस्थित है और फिर आपको जब आप 2 दिन अनुपस्थित है तो 2 ही दिन की कटौती आपकी की जा सकती है, 3 दिन की नहीं हो सकती है। वास्तविक अनुपस्थिति से अधिक कटौती नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रतिष्ठान में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी एक साथ बिना सूचना दिए अनुपस्थित हो जाते हैं तो अनुपस्थिति के लिए जो अवधि के लिए जो कटौती होगी वो 8 दिन और की जा सकती है। यानी कि बिना बताए 10 या 10 से अधिक लोग अनुपस्थित हो जाते हैं तो अनुपस्थिति के लिए 8 दिनों की और अधिक कटौती की जा सकती है। सेक्शन 10 में क्या कहा गया है? धारा 10 में नुकसान या हानि के लिए कटौतियां, जो आपके द्वारा जो नुकसान हुआ होगा, संस्थान को हानि पहुंची होगी, उसकी कटौती के बारे में बताया गया है। कर्मचारी द्वारा पहुंचाई गई जो हानि है उसकी कटौती की जा सकती है। जब तक कटौती नहीं की जाएगी जब तक कि आपको कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया हो। यानी कि कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है, तभी आप उसकी कटौती कर सकते हो। उससे स्पष्टीकरण लेना जरूरी है, तब तक आप कटौती नहीं कर सकते हो। और जो नुकसान हुआ होगा उस नुकसान के अकॉर्डिंग ही आप कटौती कर सकते हो। यानी कि जो नुकसान कर्मचारी के द्वारा पहुंचाया गया होगा, जो मजदूरों के द्वारा पहुंचाया गया होगा, उस वास्तविक नुकसान के बराबर ही आप कटौती कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कटौती नहीं कर सकते हो।
तो इस तरह से सेक्शन 10 में ये प्रावधान है। सेक्शन 11 में कहा गया है कि की गई प्रदत्त यानी कि प्रदान की गई सेवाओं की कटौती, यानी कि संस्थान के द्वारा जो आपको प्रदान की गई जो सेवाएं हैं उसकी कटौती के बारे में बताया गया है। यानी कि नियोजक सरकार किसी कानून के अधीन स्थापित जो बोर्ड होगा उसकी अनुमति लेकर जो आवास सुविधा जो संस्थान प्रदान करता है मजदूरों के लिए, उनकी कटौती की जा सकती है। वो किसके अनुशंसा के आधार पर, वो क्या कहते हैं, किसी कानून या सरकार के अधीन जो बोर्ड होगा उसकी अनुमति के आधार पर आप आवासीय सुविधाओं की जो उसके मूल्यों की कटौती कर सकते हो। कटौती उन सेवाओं के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होगी, ये भी स्पष्ट कहा गया है। और सेक्शन 12 में कहा गया है कि अग्रिमों के लिए जो वसूली के लिए कटौती वो की जा सकती है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के जो अग्रिम व्यय तय किया जाता है उसकी कटौती की जा सकती है, लेकिन इसमें जो यात्रा का व्यय होगा वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उसकी कटौती नहीं की जाएगी। जो आप यात्रा में व्यय करते हैं उसकी कटौती नहीं की जा सकती है। सेक्शन 12 को उधारों की वसूली के लिए कटौतियाँ, इसमें कहा गया है कि जो उधारों के लिए जो वसूलियाँ होगी उसकी कटौतियों के संदर्भ में इसमें बताया गया है। कर्मचारियों को दिया गया जो उधार होगा उस उधार पर ब्याज की कटौती राज्य सरकार द्वारा जो नियम होगी उसके अनुसार ही ली जा सकती है। यानी कि जो किसी संस्थान के द्वारा किसी कर्मचारी मजदूर को उधार दिया जाता है उस उधार पर ब्याज की कटौती राज्य सरकार के द्वारा नियमों के अनुसार ही ली जा सकती है। सेक्शन 13 में कहा गया है कि सहकारी सोसाइटी को और बीमा स्कीम में जो भुगतान की जो कटौतियां हैं उसके संदर्भ में बताया गया है। इसमें जो श्रमिक है, श्रमिकों की जो मजदूरी है, मजदूरी से जो राज्य सरकार द्वारा जो स्वीकृत जो सहकारी समितियां या डाकखाना द्वारा जो चलाई गई जो बीमा स्कीम है, बीमा योजनाएं हैं, उसमें जो देनगी होगी उसकी कटौती जो की जाएगी वो वैध होगी, वो की जा सकती है, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा की गई हो, जिन बीमा स्कीम की स्वीकृति दी गई हो उन्हीं की कटौती की जा सकती है। सेक्शन 13 क के अंतर्गत रजिस्टरों और अभिलेखों का रखा जाना, इसके संदर्भ में बताया गया। यानी कि रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव के संदर्भ में सेक्शन 13 क में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो नियोजक है, नियोजक अपने कर्मचारी उनके काम और मजदूरी और कटौती उन सब का उसको रजिस्टरों में अभिलेख रखना जरूरी है। इनको एक तरह से इसका विवरण रखना जरूरी है। और जो ये विवरण है, जो ये अभिलेख है, ये अभिलेख 3 वर्ष तक रखना होगा। इसमें सेक्शन 13 में इसका प्रावधान है। सेक्शन 14 में निरीक्षक, इसके संदर्भ में बताया गया है कि निरीक्षक राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रतिष्ठानों पर निरीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। और जो निरीक्षक है, निरीक्षक को कारखानों में प्रवेश करने या फिर प्रतिष्ठान कहा जा सके, प्रतिष्ठान में प्रवेश करने और अभिलेखों की जांच करने और उनके बयान लेने आदि की शक्ति उसे प्राप्त होगी। कि जो ये निरीक्षक होगा उसे प्रतिष्ठान में प्रवेश करने और अभिलेखों को एकत्र करने और उनसे बयान लेने की शक्ति उसे प्राप्त होगी। सेक्शन 14 क में कहा गया है कि जो निरीक्षक है, निरीक्षक को जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन प्रवेश करने, निरीक्षक जांच करने के लिए जो उपयुक्त सुविधाएं होती है वो सुविधाएं प्रदान करना इसे अनिवार्य है। सेक्शन 15 में दावे से ये संबंधित है कि जो दावा पेश किया जाएगा, अनाधिकृत जो कटौतियां हैं और या ये कहा जा सके कि विलंब भुगतान के मामले में श्रमिक या तो स्वयं या किसी वकील के माध्यम से, विधि व्यवसाय के माध्यम से या श्रम संगठन के माध्यम से वो दावा अपना पेश कर सकता है।
अनाधिकृत जो कटौतियां हैं ये भुगतान की तिथि से 12 महीने के अंदर करना आवश्यक है। अनाधिकृत जो कटौतियां हैं इसके मामले में क्षतिपूर्ति का 10 गुने का जो प्रावधान है वो भी इसमें है कि जो अनाधिकृत जो कटौतियां होगी उसके मामले में इसमें जो क्षतिपूर्ति का प्रावधान है वो 10 गुना है। सेक्शन 16 इसमें कहा गया है कि समूह के दावे के लिए एक ही दावा पेश किया जाएगा, यानी कि एक ही आवेदन किया जाएगा। और इसमें किसी समूह के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम का उल्लंघन होने पर इसके लिए दावा करने पर एक ही आवेदन किया जाएगा, अलग अलग आवेदन नहीं किया जाएगा। अगर कोई समूह है, इस समूह के लिए जो ये दावा पेश करेगा आगे, वो दावा अलग अलग नहीं किया जाएगा बल्कि इसका एक ही आवेदन किया जाएगा। और सेक्शन 17 में कहा गया है कि जी प्राधिकारी है, अपील के संदर्भ में बताया गया है, जी प्राधिकारी है, प्राधिकारी की जो निर्णय है इसके विरुद्ध जो अपील की जाएगी वो जिला न्यायालय में की जाएगी तथा लघु न्यायालय में की जाएगी। यहाँ पे इसकी अपील की जा सकती है किसके विरुद्ध? प्राधिकारी के विरुद्ध। अगर कोई प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकता है जिला न्यायालय और लघु न्यायालय में। ये कहा गया है सेक्शन 17 में, अपील के माध्यम से। सेक्शन 17 में अगर कहा गया है कि जो ये अपील होगी वो अधिकारी के निर्देश के 30 दिन के अंदर करना जरूरी है। और सेक्शन 18 में कहा गया है कि जो धारा 15 है, धारा 15 के अधीन जो नियुक्त प्राधिकारी है इसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। जो प्राधिकारी होगा, प्राधिकारी को साक्ष्य को लेने और साक्ष्य को हाजिर कराने और दस्तावेज को पेश करने और प्रयोजन के लिए सिविल संहिता एवं सिविल न्यायालय द्वारा जो प्रदान की गई जो शक्तियां हैं उसे प्राप्त होगी। ये सब शक्तियां उसे प्राप्त होगी। किसे होगी? वो होगी प्राधिकारी को। सेक्शन 19 जो प्रावधान था वो वर्तमान में निरस्त किया गया है। इसे निरस्त किया गया 1 फरवरी 1965 में इसे निरस्त किया गया, सेक्शन 19 का प्रावधान को। सेक्शन 20 में दंड से संबंधित प्रावधान है। इसमें दंड का प्रावधान है विहित समय में मजदूरी का भुगतान नहीं करने और विलंब भुगतान करने या अनाधिकृत जो कटौती करने पर, विवरण नहीं रखने पर या फिर वो दस्तावेज ना रखने पर, निरीक्षक की कार्रवाई में अगर वो बाधा डाले या फिर गलत सूचनाएं दे। यदि कोई निरीक्षक उसे सूचना मांगना चाहे वो गलत सूचना प्रदान करे तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, उस दोषी के ऊपर 1500 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक का उसमें दंड का प्रावधान है। ये साफ साफ इसमें स्पष्ट है। यदि वो अपराध दोहराता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में 1 से 6 माह तक का उसमें कारावास का प्रावधान है या इसमें फिर दंड का प्रावधान है 3,750 से 22,500 रुपये तक का इसमें प्रावधान है। और जो प्राधिकारी है, प्राधिकारी द्वारा जो नियत तिथि पर जब भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त होगा, जो भुगतान नहीं करेगा, उसको प्रत्येक दिन के लिए 750 रुपये का उसे जुर्माने के रूप में उसे भुगतान करना पड़ेगा। और जो सेक्शन 21 से 26 तक का है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम रैंडमली देखेंगे। सेक्शन 21 अपराधों के विचारण से संबंधित इसमें प्रावधान है। और सेक्शन 22 वादों का वर्जन और सेक्शन 23 संविदा द्वारा त्याग, सेक्शन 24 शक्तियों का प्रत्यायोजन, सेक्शन 25 अधिनियमन की संक्षिप्त सूचना का प्रदर्शन। इसमें जो सूचना का प्रदर्शन होगा वो या तो अंग्रेजी में होगा या फिर बहुसंख्यक भाषा में होगा। सेक्शन
सेक्शन 26 नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति किसको होगी? राज्य सरकार को। राज्य सरकार विभिन्न धाराओं में वो नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह से पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 1 से सेक्शन 26 तक हमने एक तरह से सिलसिलेवार समझने का प्रयास किया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।